Yes, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning बेटा, good morning. लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, WEP, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में हम लोगों ने वर्क के बारे में पढ़ लिया था। मैंने आप लोगों को वर्क जो है उसके लिए 3 मेथड्स बताए थे। फर्स्ट मेथड था जो डायरेक्ट मेथड 9th क्लास वाला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला। देन अगर कोई फोर्स है वो अगर आप लोगों को किसी एंगल पे प्रोवाइडेड है तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट उसमें ऐड कर देते हैं हम लोग। और थर्ड बताया था बाय ग्राफिकल मेथड हाउ टू फाइंड वर्क डन। ओके, फिर हम लोगों ने मूव किया था एनर्जी पर। तो एनर्जी के बारे में लिखा था हम लोगों ने द एफिशिएंसी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। फिर एनर्जी के बाद में हम लोगों ने देखा था कि वर्क डन और एनर्जी की तो यूनिट और डायमेंशन बिल्कुल सेम होती है, सारी चीजें इनकी सेम है। इट मींस अगर मुझे कहीं पर एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी निकालने के लिए मुझे वर्क डन करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आप लोगों का एक चैप्टर हुआ करता था उसमें। उसके बाद में हमारे यहाँ सिलेबस में जो 11th क्लास में है वो ओनली मैकेनिकल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो सम होती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का। दोनों के डेरिवेशंस किए थे हम लोगों ने। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन किया था उसमें हाफ mv² को प्रूव किया था हम लोगों ने। एक तो क्या था आप लोगों का जो नॉर्मल मेथड है 9th क्लास वाला कि न्यूटन्स इक्वेशन अप्लाई कर लो। न्यूटन्स इक्वेशन कौन सी, जिसमें सब कुछ आ जाए, तो v² = u² + 2as वाली, जिसमें हम लोगों ने as की वैल्यू निकाली थी v² - u²/2 और वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में उसको डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोगों ने वैल्यू को रख दिया था। तो आंसर आ गया था w काइनेटिक एनर्जी हाफ m ब्रैकेट में v² - u²। एक आप लोगों का था 11th क्लास का मेथड जो इंटीग्रेशन से प्रूव होता है। उस इंटीग्रेशन में क्या करेंगे हम लोग कि पहले स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उस स्मॉल एलिमेंट के लिए वर्क डन लिखेंगे। तो dw = f × ds लिखा था, आप लोगों को याद हो तो। फिर मैंने f की जगह ma लिखा, a की जगह dv/dt लिखा, उसको सॉल्व किया तो mv dv की फॉर्म में आ गया था। अब क्या किया, इसको इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में इंटीग्रेट कर लिया था। तो इनिशियल वैल्यू थी u, फाइनल वैल्यू थी v, और u to v इसको जब इंटीग्रेट करा तो हम लोगों का फाइनल आंसर फिर आ गया हाफ m ब्रैकेट में v² - u²। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 देन रिजल्टेंट विल बी हाफ mv²। देन उसके बाद हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम की थी। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है काफी इजी थी, कुछ भी नहीं था वर्क एनर्जी थ्योरम में। डायरेक्ट हम लोगों ने इसे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लिख कर आए हैं, वैसे ही वर्क एनर्जी थ्योरम लिखी थी कि जो वर्क डन है वो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो आप लोग बोलोगे कि सर आपने अभी भी बताया कि मैकेनिकल एनर्जी तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों का सम होती है, तो पोटेंशियल क्यों नहीं लेते, ओनली काइनेटिक क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि जब हम लोग वर्क डन कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो उस टाइम ऑब्जेक्ट का मोशन वाली कंडीशन को कंसिडर कर रखा है। तो मोशन वाली कंडीशन में हमेशा एनर्जी जो होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या? नहीं होगी ना, ओनली काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। तो इस वजह से वहां पर काइनेटिक एनर्जी का चेंज हम लोग लिख लेते हैं। क्लियर है यहां तक? लास्ट क्लास में कोई भी डाउट है बेटा तो बोल दो यहां तक। अभी है क्या? हाँ बोलो। सर वो लॉज ऑफ मोशन में एक डाउट था। लॉज ऑफ मोशन में 5th चैप्टर में वो बेटा आप ग्रुप में पूछना है या पर्सनल पूछना? इस चैप्टर से रिगार्डिंग अभी कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है? चलो तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है इसमें वर्क डन जो है वो डेल्टा के ई के इक्वल है। वर्क डन जो है वो डेल्टा के ई के इक्वल है। ये वर्क डन क्या आता है, अगर हम लोग फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर लें तब निकल जाएगा। क्लियर? अब आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है ऑब्जेक्ट पर, क्या था डायग्राम याद है क्या आप लोगों को? लास्ट क्लास कि फोर्स अप्लाई किया था हम लोगों ने, तो फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया था। तो फर्स्ट कंडीशन थी कि आप लोग
फिक्स्ड अमाउंट का फोर्स यूज कर लो कि भाई लेट्स सपोज 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है। अब ये ऑब्जेक्ट जितना भी डिस्प्लेस्ड होगा वो 20 न्यूटन के अराउंड ही होने वाला है। फर्स्ट तो ये है, मतलब फोर्स की वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया। सेकंड है कि आप लोग बोलोगे कि सर टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा लेट्स सपोज 50 मीटर है, तो इसमें जो स्टार्टिंग के 10 मीटर्स है उसमें 20 न्यूटन लगे, बाद वाले 10 मीटर्स में 10 न्यूटन ही लगे, फिर बाद वाले 10 न्यूटन में 30 न्यूटन कर दो, बाद वाले में 100 कर दो। इस तरीके से फोर्स को वैरी करें, तब भी तो वर्क डन होगा और एनर्जी कंजर्व होगी। मतलब हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करने के लिए फोर्स जो है वो दो तरीके से वैरी करता है। क्या? या तो एक बार फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए एंड सेकंड होगा कि फोर्स की वैल्यू वेरिएबल हो जाए। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का जो प्रूफ है इसके अंदर दो तरीके से प्रूफ करते हैं इसको। फर्स्ट प्रूफ होता है व्हेन force on the object remains constant, and second truth होता है इसके लिए for variable force, कि फोर्स जो है वो वेरी कर रहा है। ओके, तो वन बाय वन लेंगे इसमें। फर्स्ट लेंगे when force on the object remains constant। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आज इसको और सेकंड वाला डेरिवेशन फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग उसको प्रूव करेंगे। ले लिया क्या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? ना, अब हम लोग लिखेंगे व्हेन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे प्रूव होगी? देखो ये डेरिवेशन आप लोगों का देख रखा है। कहां देखा था? जब काइनेटिक एनर्जी को प्रूव किया था। याद आएगा आपको काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रूव की थी? वर्क डन निकाल के तो वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कंजर्व किया था। सेम डेरिवेशन चलेगा, देखना। तो फर्स्ट प्रूफ है व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट क्या होगा बेटा इस जगह? देखना, लेट्स सपोज एक बार डायग्राम ड्रॉ कर ले। हमारा एक m मास ऑब्जेक्ट है। When a force is applied on m mass object, then it get displaced by distance or displacement s. If the initial velocity of the object is u meter per second and the final velocity of the object is v meter per second, and it get accelerated by small a in time interval t. Now, what will be the work done and what will be the value of final velocity? क्या होगा बेटा? इनिशियल वैल्यू गिवन है u, फाइनल वैल्यू गिवन है v, एक्सेलरेशन गिवन है a, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट गिवन है s। तो आप लोगों को इन सब चीजों से एक कॉमन सी दिख रही होगी कि सर थर्ड इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा? बिकॉज वी नो दैट, क्या लिखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। ओके, क्या हम लोग इसको चेंज करके लिख सकते हैं क्या बेटा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। याद हो तो मैंने काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही प्रूव करवाई थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। क्या अब हम लोग इसकी जगह पर as की जगह पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ वर्क डन हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालें? यहां पर हम लोगों को उल्टा प्रूव करना। देखो यहां तक तो वहां पे यही था, फिर वहां पर क्या किया था कि काइनेटिक एनर्जी प्रूव करनी थी। तो काइनेटिक एनर्जी प्रूव करने के लिए मैंने आप लोगों को डायरेक्ट वर्क डन का फॉर्मूला लिखवा दिया था और यहां से इसको सॉल्व करवाया। याद आया आप लोगों को? MAS लिखवाया और AS की जगह मैंने वैल्यू लिखवा दी थी। तो ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया। तो वर्क डन इक्वल हो गया तो लेके चले ना आप लोग वर्क डन को, तभी तो इक्वल हुआ। लेकिन यहां पर लेके थोड़ी चल सकते हैं, यहां तो प्रूव करना है, लेके आना है हम लोगों को। तो ऐसा क्या करें इस इक्वेशन में कि हमारे पास में आंसर आ जाए? बताओ क्या करना चाहिए बेटा? अगर मैं यहां पर इस पूरी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। क्या करना चाहिए मुझे? मल्टीप्लाई द above equation
बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल एम। ओके, ऐसा मल्टीप्लाई करते ही क्या आ गया, MAS इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या इस MA को हम लोग F लिख सकते हैं क्या, तो F इंटू एस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। क्या इस वर्डन को हम लोग W लिख सकते हैं, इस हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी है तो उसको KF लिख सकते हैं, ये इनिशियल है तो उसको क्या KI लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पर W इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आया नहीं आया, देखो कितना इजीली हम लोगों ने फाइंड कर लिया, यस और नो, ठीक है ना। देखो तो यहां से अगर वर्क डन की वैल्यू लिख दोगे तो काइनेटिक एनर्जी प्रूव हो जाएगी, यहां से अगर आप लोग मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। काफी इजी है, कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप मुझे डेरिवेशन में क्या लेके आना है। मैथमेटिक्स में यही करते थे आप लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस थे आप लोगों की 10th क्लास में, यही क्या करते थे हम लोग, देखते थे कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, उस अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करते हैं। वही यहाँ पर भी खेल है सारा का सारा। आगे समझ में आ गया? Yes, sir. ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यस, डन। Yes, sir. नाउ सेकंड कंडीशन है कि अब की बात फोर्स जो है मेरा वेरिएबल है। अब सोचो कि फोर्स वेरी करेगा बेटा, तो कैसे हम लोग सॉल्यूशन कर पाएंगे। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को ऐसा कि जो फोर्स वेरी कर रहा है, सेम डायग्राम, बस कंडीशन चेंज हो गई। फॉर वेरिएबल फोर्स क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई बता सकता है यहां पर वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होगा। देखो जब भी फोर्स वेरी कर रहा है, यहां पर फोर्स की वैल्यू वेरी कर रही है, तो जब भी वैल्यू वेरी करे फोर्स की, इसका मतलब क्या है बेटा कि वो शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए चेंज होता जा रहा है। कि इनिशियल टाइम के लिए तो वो 10 न्यूटन 20 न्यूटन था, देन फिर सेकंड के लिए 10 न्यूटन हुआ, फिर थर्ड के लिए 30 हो गया। मतलब क्या टाइम की वैल्यू और फोर्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। और फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। मतलब मेरा क्या चेंज हो रहा है, वर्क डन चेंज हो रहा है। और वर्क डन चेंज जो हो रहा है तो इसको प्रूव क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से चेंज हो गया। कि भाई वर्क डन चेंज होते ही हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है ऑब्जेक्ट की, वो भी हर एक पॉइंट पर चेंज होती जा रही है। क्लियर है ना। तो हम लोग अगर इस वेरिएबल फोर्स के लिए इक्वेशन को प्रूव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, क्यों हमारा यहाँ पर वेरी कौन कर रहा है, अल्टीमेटली वेरी कौन कर रहा है कि फोर्स वेरी करने की वजह से वर्क डन डिफरेंट आ रहा है, और वर्क डन आने से डिफरेंट आने से एनर्जी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो क्यों ना हम लोग एनर्जी से ही चालू करें इस बार। देखना बेटा क्या करेंगे, बिकॉज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv स्क्वायर फॉर वेरिएबल फोर्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स कितना हो जाएगा बताओ, क्या चेंज निकाले हम लोग उसका टाइम के साथ, तो d बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। तो क्या कर सकते हैं हम लोग बेटा, देयरफॉर d बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, d बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, ये हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, क्या इसमें आप लोगों को हाफ कांस्टेंट दिख रहा है, एम कांस्टेंट दिख रहा है, लेकिन वैल्यू क्या हो रही है वी की, चेंज हो रही है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हाफ एम को बाहर निकाल सकते हैं, और d बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर अगर हम लोग पीछे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को। ये क्या आप लोगों का डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है क्या, जिसमें d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n का हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे,
पावर को आगे लेते हैं हम लोग n x n-1 की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। क्या ये फॉर्मूला यहां भी लग जाएगा? तो देखना d बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m, इस v को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2v। ओके, और क्या यहां पर सेम है क्या? देखो अब देखना बेटा, मैंने एक चीज सिखाई थी आपको कि d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या आया n x n-1 आया। अब ये जो n x n-1 आया है, इसके आगे ये भी तो था d बाई डी एक्स ऑफ x, लेकिन ये सेम था तो कैंसिल हो गया। लेकिन अगर यहां पर वैल्यू चेंज है, लेट सपोज यही फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ y टू दी पावर n है, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग कि n आगे आ जाएगा y n-1, फॉर्मूला वही है। अब लेकिन इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा dy बाई डी एक्स। आया समझ में कि जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में भी तो डेरिवेशन करना पड़ेगा हमको। यहां पर भी वही चीज है कि यहां पर आप लोगों के पास वेरिएबल चेंज है, यहां v है यहां t है, तो हम लोगों ने क्या करा n x n-1 से इसको तो सॉल्व कर लिया, लेकिन वेलोसिटी को सॉल्व करना जरूरी है ना, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dv बाई dt, सेम इसी मैनर में। ओके, अब आप लोगों को सबको दिख रहा है कि सर ये dv बाई dt जो होता है ये तो एक्सेलरेशन होता है, तो कितना आ जाएगा d बाई dt ऑफ काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है हाफ m। क्या इस 2 से मैं कैंसिल कर दूं क्या इसको? देखो ये 2 से कैंसिल कर दें तो क्या बच जाएगा m v। इस dv बाई dt को क्या हम लोग a लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इस ma को हम लोग f लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो तो d बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इस ma को मैंने लिख दिया f इंटू वी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखना ऐसा लिखते ही क्या हो गया बेटा कि वेलोसिटी है, और वेलोसिटी में क्या हो रहा है डिस्टेंस चेंज होती आ रही है, तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर a को dv बाई dt लिखा तो वेलोसिटी भी तो क्या हुई होगी ds बाई dt हुई होगी ना, तो क्या वेलोसिटी को लिख सकते हैं हम लोग ऐसा? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखना इधर तो कितना आ जाएगा d बाई dt ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू f, इस v को लिख देंगे हम लोग ds बाई dt। देखो ये ds बाई dt में ये dt से dt कैंसिल हो गया, तो आप लोगों के पास में आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू f इंटू ds। क्या f इंटू ds वर्क डन होता है क्या? और ये क्या है चेंज है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को k फाइनल माइनस k इनिशियल। डिफरेंशिएशन यही तो होता है, मैंने यही तो बताया था आपको कि आप लोगों के पास में अगर चेंज नहीं पता है तो डेल्टा, और पता है तो डी, यहां देखो डी आ गया, तो kf माइनस ks इक्वल्स टू f इंटू ds को लिख सकते हैं वर्क डन। यही हम लोगों को यहाँ पर प्रूव करना था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है वो हमारा वर्क डन के इक्वल आ गया, तो हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव कर लिया। अब बताओ किसी को भी कोई डाउट है एक बार तो बोलो बेटा, किसी भी तरीके का डाउट है तो बोल दो, यस और नो? आ गया? सबको समझ में आ गया? काफी इजी है, एक बार देखना। वेरिएबल फोर्स वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, कांस्टेंट फोर्स वाला तो हम लोग करते हुए आए हैं तो फटाफट से हम लोगों को समझ में आता है। वेरिएबल फोर्स वाले में आप लोगों को इनिशियली सोचना पड़ेगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को यही बताया कि यहाँ पर जब फोर्स की वैल्यू वेरी करेगी तो फोर्स की वैल्यू वेरी करने पर सर्टेन पॉइंट पर हर बार वर्क डन की वैल्यू चेंज होगी। और अगर हम लोग थ्योरम को प्रूव करना चाहते हैं तो ये हम लोगों को समझ के चलना पड़ेगा कि वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। दैट मीन्स चेंज की बात कर रहे हैं तो ये भी तो चेंज ही है कि फॉर वेरिएबल फोर्स, तो क्यों ना हम लोग उल्टा चालू कर ले, इस बार काइनेटिक एनर्जी के चेंज से निकाल ले और वर्क डन को इक्वल कर ले। तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज हो रहा है इस पूरे इक्वेशन में उसके रिस्पेक्ट में हाफ mv स्क्वायर और उसका डिफरेंशिएशन करके, डिफरेंशिएशन की ये चीज आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए कि अगर सेम होता है तब तो यही फॉर्मूला बच जाता है, क्योंकि वो x और x जो है वो पावर में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर y टू दी पावर n है तब ऐसा नहीं होगा।
तो यहां पर आप लोगों के पास डिफरेंट वेरिएबल के लिए कंडीशन आएगी, डिफरेंट वेरिएबल तो dv बाई dt आ गया, सॉल्व कर लिया। तो फॉर्मूला बताइए आप लोगों को, a इक्वल्स टू dv बाई dt, b इक्वल्स टू ds बाई dt, वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखा, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? नो सर। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो बेटा। यस, ले लिया स्क्रीनशॉट ना? अब देखना, अब आप लोगों के पास में फोर्स जो है, कि फोर्स हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है कि वेरिएबल फोर्स होता है, नॉन वेरिएबल फोर्स होता है। फिर शुरू में पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, कांटेक्ट फोर्स था, बैलेंस्ड फोर्स था, नॉन बैलेंस्ड फोर्स था, ये सब चीजें, फ्रिक्शन फोर्स है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब इसके अंदर जो फोर्स है वो नेचर के अकॉर्डिंग कैसे इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर टाइप्स ऑफ फोर्स, ये जो टाइप्स ऑफ फोर्स है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट वन इज conservative forces, conservative force, and second one is non conservative force। ये आप लोगों के सिलेबस में पहली बार आया है, और याद रखना कि इसकी डिफाइंस जो होती है वो 1 मार्क्स के अंदर एग्जाम में पूछ ली जाती है आप लोगों से। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि कंजर्वेशन होना चाहिए किसी ना किसी चीज का। किस चीज का, कि लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट 1 से स्टार्ट हुआ, मूविंग करता हुआ पॉइंट 2 पे आ गया, ये इसका पाथ है। देन फिर यही ऑब्जेक्ट यहां से मूव किया सेकंड से, एंड अगेन मूविंग करता हुआ पॉइंट 1 तक पहुंच गया। तो ये वाला इसका पाथ 1 था, ये पाथ इसका 2 था। तो हम लोग यहां पर ये केवल एक डायग्राम ड्रॉ करा है, या इससे हम लोग और भी कुछ समझ गए हैं? क्या समझे हैं इस चीज से, कि एक ऑब्जेक्ट रहा होगा पॉइंट 1 पर, उस पॉइंट 1 पर ऑब्जेक्ट होगा, उसका कोई ना कोई मास रहा होगा, उस एम मास ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया होगा, तो वो एक्सेलरेट होकर के मूविंग करता हुआ पॉइंट 2 पर पहुंच गया होगा। इस पूरे प्रोसेस में, इस पॉइंट 1 टू पॉइंट रीच करवाने में इसको वर्क डन करना पड़ा होगा। ये चीज हम लोगों को ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। देन सेम प्रोसेस यहां पर भी तो हुआ होगा भाई, कि वर्क डन के लिए यहां पॉइंट 2 पर आप लोगों के पास वही एम मास ऑब्जेक्ट आया, और इसी को सेम पाथ पर वापस आप लोगों को ले जा करके टोटल उसी पॉइंट P1 जो पॉइंट 1 है उस पर आप लोगों को पहुंचाना है। इसको सेम काम किया होगा आप लोगों ने, एम मास ऑब्जेक्ट, फिर फोर्स लगाया होगा, फिर एक्सेलरेट हुआ होगा, उससे वर्क डन आ गया होगा, आया होगा। इसका मतलब ओवरऑल पाथ जो है वो आप लोगों का पाथ एक सर्कुलर पाथ जैसा बन जाएगा क्या, जिसमें लूप कन्वर्ट होगा कि आप लोग जहां से चले वापस वहीं पर ही आ गए। हुआ ऐसा? तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स हो जिसके अंदर हम लोग इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है हमारा वो एक ही आ जाए, उस टाइम पर आप लोगों को याद रखना है कि ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट जो होगा उसमें वर्क डन की वैल्यू 0 आ जाएगी। कैसे देखना, कि यहां से यहां तक चले हम लोग, तो क्या होगा, टोटल वर्क डन निकालना है। टोटल वर्क डन क्या आएगा बेटे? टोटल वर्क डन W इक्वल्स टू वर्क मूविंग करेंगे कहां, फ्रॉम 1 to 2, ये 1 to 2, ओके। नाउ प्लस टोटल है, प्लस करना पड़ेगा, फिर W 2 to 1, ओके। मैं जब यहां पर वर्क डन की वैल्यू लिखूंगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ फोर्स लगा क्या 1 to 2 में? बिल्कुल लगा। फिर 2 to 1 में लगा क्या फोर्स? बिल्कुल लगा। तो ये भाई साहब तो लगेंगे फोर्स, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, यस देखो इनिशियल और फाइनल एक ही हो गया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 0।
तो ये टोटल जो इस पाथ में वर्क डन किया हुआ है वो वर्क डन कितना हो गया हमारा 0। तो हम लोग यहां स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स द वर्क डन टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट विल रिमेन ऑलवेज 0। यहां पर आपका पूरा इस पाथ में जो भी वर्क डन आ रहा है वो 0 रहने वाला है। किसके लिए? फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। एंड सेकंड स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग इसका बेटा कि अगर आप लोगों के पास में वर्क डन की वैल्यू 0 आ गई है, अब अगर वर्क डन की वैल्यू 0 आ गई है तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? बिकॉज वी नो दैट W इक्वल टू क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मेरा वर्क डन 0 हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। इट मींस काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर सेम रहती है फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, लेकिन ऐसा यहां नहीं होगा। कैसे? लेट्स सपोज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में क्या ही यही दिया आप लोगों को कि एनर्जी जो है उसका कंजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सेम पाथ ड्रॉ कर लो आपस कि भाई ये फर्स्ट से स्टार्ट हुआ, सेकंड पे पहुंच गया, अब सेकंड से स्टार्ट हुआ, अगेन फर्स्ट पे पहुंच गया। ये पाथ 1 है इसका, ये पाथ सेकंड है। अब देखना अब क्या होगा। यहां नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में ये प्रैक्टिकल केस है, ये आइडल केस है, ये प्रैक्टिकल केस है। प्रैक्टिकल कैसे है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस फ्रिक्शन फोर्स क्या क्या इंक्लूड करता है? देखो, ये इंक्लूड करता है बेटा फ्रिक्शन फोर्स को, फिर करता है एयर रेजिस्टिव फोर्स को, फिर करता है ये विस्कॉस फोर्स को। विस्कॉस फोर्स क्या होता है? नया है, देखो एयर रेजिस्टिव सुन रखा है आप लोगों ने, फ्रिक्शन पढ़ी लिया अभी, विस्कॉस फोर्स 10th चैप्टर आएगा तब आप लोगों को डिटेल बताऊंगा। अभी के लिए सोच लो कि सॉलिड सरफेस होती ना, तो सॉलिड सरफेस पर फ्रिक्शन होता है। सॉलिड सरफेस पर फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। वैसे ही लिक्विड होगा तो लिक्विड में भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उस लिक्विड के फ्रिक्शन फोर्स को विस्कॉस फोर्स बोलते हैं। अभी के लिए सफिशिएंट इतना जानना, डिटेल में मैं आप लोगों को 10th चैप्टर में बताऊंगा जब आएगा। तो विस्कॉस फोर्स जो है वो एक फ्रिक्शन फोर्स की जैसा ही है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स सॉलिड सरफेस पे लगता है, विस्कॉस फोर्स जो होता है वो लिक्विड सरफेस पे लगता है। तो ये फोर्सेज है। अब ये जो फोर्सेज हैं तो सोच करके देखो कि जैसे ही यहां लगेगा फर्स्ट पॉइंट पर वही एम मास ऑब्जेक्ट है, एफ अप्लाइड किया, एक्सेलरेट हो गया। तो एक्सेलरेट हो गया बेटा, तो देखो पाथ 1 के अंदर जब पाथ को कैरी करके आएगा यहां पर इस पर, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? क्या बिल्कुल लगेगा। एयर रेजिस्टिव फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। विस्कॉस फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा अगर लिक्विड सरफेस है तो सोचो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो यहां पर तो फ्रिक्शन फोर्स लगा नहीं, इसलिए वो फोर्स कांस्टेंट रह गया, तो आपका वर्क डन की वैल्यू 0 आ गई। लेकिन जब मैं अगर फ्रिक्शन फोर्स लगा दूंगा तो बताओ ये 20 न्यूटन रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। तो जब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट ही नहीं रहेगी तो वैरी करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। मतलब फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन जो होता है, टोटल वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस 2 to 1 विल नॉट बी इक्वल्स टू 0। यहां पर आप लोगों के पास में फोर्स की वैल्यू चेंज होती ही जाती है, ठीक है। फिर सेकंड क्या होगा कि जब वर्क डन की वैल्यू 0 नहीं होगी तो कभी भी फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू भी सेम नहीं रहेगी। ये कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में एनालिसिस है कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है। कंजर्वेटिव फोर्स दो फीचर्स, फर्स्ट वन टोटल वर्क डन जो होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस का वो कांस्टेंट रहता है, टोटल वर्क डन 0 होता है। देन उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मतलब इनिशियल और फाइनल पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम रहती है। अगर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टिव ये सब अप्लाइड होते हैं, उस वजह से फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो पाती है, वो अपनी जो गिवन वैल्यू है उससे ऑलरेडी कम हो जाएगा। कम होने की वजह से वहां पर वर्क डन की वैल्यू जो है ओवरऑल पाथ के अंदर कांस्टेंट नहीं रहने वाली है,
तो वो जीरो के नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा। सेम अगर फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से जाएं अगर हम लोग, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। आया क्या समझ में? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, यस और नो? यस, आ गया क्या समझ में बेटा? Yes, sir. सर, हाँ बोलो। सर लेकिन अभी तो हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस में डिस्प्लेसमेंट की बात करी थी। हाँ। अगर वो सेम पॉइंट पर चला जाएगा और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो फोर्स की चाहे कोई भी वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई होके तो वर्क डन जीरो ही आ जाएगा। हाँ तभी तो जीरो आया। मैं सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात अच्छा। क्योंकि अगर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है और अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, तो फिर तो वर्क डन जीरो ही आना चाहिए। नहीं नहीं, देखो इसमें ऐसा मत सोचो। यहाँ पर आप लोगों के पास में क्या होगा कि ये पाथ जो होता है उसको रिपीट नहीं कर पाता। कैसे नहीं रिपीट कर पाता? देखो और डीप अगर जाके बताऊंगा आप लोगों को, सोच करके देखना। आप एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के चारों तरफ चक्कर लगाओ, ठीक है? आपने जैसे ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया अपना, तो फर्स्ट राउंड में जो एनर्जी थी आपकी, क्या वो सेकंड राउंड में मेंटेन रहेगी क्या बेटा? बताओ, नहीं रहेगी ना, एनर्जी कम हो जाएगी। नो सर। फिर थर्ड राउंड में फिर एनर्जी कम हो जाएगी। 10th राउंड आएगा तब तक तो आप लोग घूम ही नहीं पाओगे। यहां पर वही सेम केस हो रहा है नॉन कंजर्वेटिव के लिए, कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वही तो हमारा न्यूटन्स लॉ जो है, मैं कल बताऊंगा आपको, न्यूटन्स लॉ जो है उसका फेलियर है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है उनमें न्यूटन्स इक्वेशन अप्लाई नहीं होती है। ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस में ही न्यूटन्स इक्वेशन अप्लाई होती है। क्यों होती है? रीजन है, क्योंकि अगर न्यूटन ने तो क्या बोला फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, वो बोलता है कि ऑब्जेक्ट जो है मेरा अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और रुक गया मेरा तो रुक ही जाएगा। तो वो कंडीशन तो इसके लिए है ना जिसमें एनर्जी की वैल्यू क्या होती हो, कांस्टेंट रहती हो। समझ रहे हो? लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो वो तो घूमेगा, ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है, क्या होगा? उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो एनर्जी कम होते ही न्यूटन्स की इक्वेशन लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी फाइनल वैल्यू और उसकी इनिशियल वैल्यू में वेरिएशन आ जाएगा। समझ रहे हो? इस वजह से वहां पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए कभी भी न्यूटन्स इक्वेशन लगती, पहली चीज। दूसरी चीज आपने जो पूछा है कि सर फोर्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप तो ये सोचो कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो उससे जीरो कर दो। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट हम लोग जीरो कर देंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मेरा, ये ऑब्जेक्ट फ्रॉम 1 to 2 जब जैसे ही मूविंग करा, तो यहाँ मूविंग करने के अंदर क्या होगा इसके अंदर कि जैसे ही मूवमेंट करा तो फोर्स की वैल्यू कम हुई या नहीं हुई? हो गई 20 न्यूटन से, लेट सपोज कम हो गई, जो भी हुआ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर आएगा तो वर्डन कुछ अलग आएगा। यहाँ पर लेट सपोज मैंने वर्डन ले लिया 2 जूल, फिर क्या हुआ? यहां से फिर वापस जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं वापस चेंज होगा। तो मान लिया हम लोगों ने इसमें 1 जूल, तो कोई ना कोई आंसर तो आ गया रिजल्टेंट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? फ्रॉम 1 to 2, यहाँ 2 जूल था, यहां से वापस गया, वापस 2 जूल हुआ। लेकिन क्या हुआ? ये अपोजिट है, तो डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर मान करके यहाँ पर अगर हम लोग माइनस कंसिडर कर लें तो ये ऑटोमेटिक जीरो आ जाएगा। समझ रहे हो? तो वहां पर वर्डन जो है वो जीरो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि रीजन जाएगा फोर्स की वजह से, कि फोर्स को अपोज करने के लिए कोई ना कोई वहां प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ फोर्स को रोकने के लिए कोई भी नहीं है, यहाँ कोई अपोज नहीं करेगा फोर्स को। इस वजह से वहां पर हमेशा एनर्जी का कंजर्वेशन रहेगा। इसलिए मैंने एक लाइन बोली थी कि आइडल केस है, ये प्रैक्टिकल केस है। हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो हम लोगों ने आज वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूव किया है। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर द कांस्टेंट फोर्स एंड फॉर द वेरिएबल फोर्स। एंड देन उसके बाद में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े, उसमें कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? कोई भी डाउट आए तो देखना एक बार वीडियो पूरा, फिर कल आके पूछना। बाकी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, काफी इजी चैप्टर है, मजा आएगा इस चैप्टर में आप लोगों को। थ्योरेटिकल है, तो जो बच्चे कहीं ना कहीं लैग करते हैं, न्यूमेरिकल से डरते हैं, उनके लिए तो ये चैप्टर संजीवनी जैसा आ गया भाई, उनके लिए मजा आ गया, इजी है काफी। ठीक है ना? तो कल करेंगे इसके आगे अब हम लोग। ओके, गुड डे।